जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लिमिट कि आप एक माह के पीरियड में कितना बिजनेस करें तो आपके ऊपर रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी एज पर द न्यू एसआरओ कि आप डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करें विद एफबीआर। जो नई रिक्वायरमेंट है उसमें अब आपको हर इनवॉइस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, लाइव रिपोर्टिंग होती है एफबीआर को। उसके रिलेटेड एफबीआर ने एक एसआरओ इशू किया है जिसमें लिमिट्स बता दी गई हैं। तो इसमें जो लिमिट्स एफबीआर ने बताई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एसआरओ इशू किया गया है 3 नवंबर 2025 को, और इससे पिछला जो एसआरओ था वो 2023 दिसंबर में इशू किया गया था। इससे रिलेटेड जो एसआरओ एफबीआर ने इशू किया, एसआरओ नंबर 2071 है, 3 नवंबर को इशू किया गया है। इसके अंदर जो टैक्स की लिमिट बताई गई है कि अगर आपका 236 जी या एच सेक्शन के अंदर टैक्स विद होल्ड हो रहा है और आप बिजनेस कर रहे हैं एज ए ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर, तो उसकी लिमिट है कि अगर आपका पिछले एक माह में, जो वर्डिंग उसी गई है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड, पीरियड का टैक्स लैंग्वेज में मतलब होता है एक महीना। तो पिछले महीने में आपका अगर टैक्स 1 लाख से एक्सीड करता है 236 जी सेक्शन के रेलिवेंट, और 236 एज का जो टैक्स है वो 5 लाख से एक्सीड करता है, तो आपको अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करवाना है विद एफबीआर। अब इंटीग्रेशन में और रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क है, पहले हम वो समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने अपना जो एनटीएन इनकम टैक्स पर्पज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने एसटीआरएन के साथ लिंक करना है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। आप सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर आपकी मंथली फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है जो आप एफबीआर को कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो नया वर्ड इस्तेमाल किया गया इस एसआरओ में वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि आपने लाइव रिपोर्टिंग करनी है अपने सिस्टम की फॉर इनवॉइसिंग, कि आप जो इनवॉइस रेज करेंगे अपने सिस्टम से उसकी रिपोर्टिंग होगी डायरेक्टली एफबीआर को ऑन रियल टाइम बेसिस। अब ये एसआरओ जो वर्डिंग यूज कर रहा है इसमें एक महीने का वर्ड यूज किया गया कि अगर पिछले एक महीने में आपका जो टैक्स है 236 जी सेक्शन का, उसकी लिमिट एफबीआर बता रहा है 1 लाख से अगर एक्सीड कर गया है, और 236 एज के हवाले से एफबीआर ने बताया कि 5 लाख की लिमिट, ये आपकी टैक्स की लिमिट है। और इसको अगर आप इसके रेट से डिवाइड करें, अब जो रेट्स हैं 236 जी और एज के, वो भी इस यहाँ पे दोनों टैक्स चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। 236 जी सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर, उस केस में अगर आप फाइलर हैं तो फिर 0.1% चार्ज होगा आपको, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर 2% चार्ज होगा। 236 एच में रिटेलर कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो फाइलर के लिए 0.5 है और नॉन फाइलर के लिए 2.5 है, तो मतलब नॉन फाइलर को हायर पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। अब इसका एक और मतलब भी है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप कम बिजनेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द फाइलर, कि आपके ऊपर रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मैं फाइलर हूँ और 236 जी का मुझे बिजनेस का देखना है कितना मैं कर सकता हूँ, 0.1% पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इसका जो आंसर निकलता है डेट इज 100 मिलियन। मतलब 10 करोड़ रुपया एक महीने में। अगर मैंने 10 करोड़ का बिजनेस किया है तो फिर मैं जाके इस लाइबिलिटी के ऊपर फॉलो करूंगा कि मैं अपने सिस्टम को रजिस्टर करूं, और रजिस्टर ना करूं साथ इंटीग्रेट भी करूं फॉर डिजिटल इनवॉइसिंग। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं नॉन फाइलर हूं तो यही रेट चेंज हो जाता है 2% के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख को अगर मैं 2% पे डिवाइड करूं उसका रिजल्ट निकलता है 5 मिलियन। अब आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखें कि ये एक 100 मिलियन के ऊपर बंदा काम कर रहा है तो फिर एफबीआर की नजर में आ रहा है फॉर डिजिटल इनवॉइसिंग, जबकि एक नॉन फाइलर है जो कि सिर्फ 5 मिलियन का 50 लाख का बिजनेस करता है अगर एक माह में, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो उसको कहा जाएगा कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करें और इंटीग्रेट करवाएं एफबीआर के साथ, वरना आपको बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। सेम अगर हम देखें 236 एज अ रिटेलर, अब ये जो जी का टैक्स है ये अप्लाई होता है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, होलसेलर के ऊपर, या एक जो डीलर है उसके ऊपर अप्लाई होगा ये वाला टैक्स। जो 236 एच है ये अप्लाई होता है रिटेलर या एक छोटा दुकानदार ट्रेडर के तौर पर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर भी ये टैक्स अप्लाई होगा। 5 लाख की लिमिट है, इसको मैं 0.5% अगर मैं फाइलर रेट लगाऊं तो वो भी निकलता है आपका 100 मिलियन। और यही मैं अगर 2.5% का रेट अप्लाई करूं 5 लाख के ऊपर तो उसका रिजल्ट निकलता है 20 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको बीइंग अ नॉन फाइलर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 2 करोड़ से ज्यादा का अगर आपने बिजनेस किया है एक माह में, पिछले एक माह में, तो फिर आपके ऊपर डिजिटल इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी। जबकि अगर आप नॉन फाइलर नहीं है, आपने रिटर्न फाइल की हुई है, इनकम टैक्स में फाइलर हैं, तो फिर आपकी ये लिमिट 10 करोड़ तक एक्सीड कर सकती है। तो क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है कि अगर आप फाइलर होंगे तो आपको फायदा है। इनकम टैक्स में आप अगर फाइलर हैं, सेल्स टैक्स में बेशक आप फाइलर हैं या नहीं है, रजिस्टर भी है या नहीं है, वो रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे। इनकम टैक्स में अगर आप फाइलर हैं तो आपके लिए बिजनेस करने की जो लिमिट है वो काफी हाई रखी गई है और यहाँ पे फायदा दिया गया है इनकम टैक्स फाइलर्स को। जबकि अगर आप नॉन फाइलर हैं इनकम टैक्स में तो फिर आपके लिए बिजनेस करने की जो एक विंडो है, एक लिमिट है, वो बहुत थोड़ी है, जिसको क्रॉस करके आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं जब एफबीआर आपके ऊपर नोटिस इशू करे और आपको कहे कि अपने आप को रजिस्टर करवाएं और बिजनेस इंटीग्रेट करें फॉर डिजिटल इनवॉइसिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो नोटिस आपके सामने स्क्रीन के सामने है, इसमें
कहाँ एक गलती है जो एफबीआर शायद टाइपिंग मिस्टेक है या कहीं लॉ में इसको लिंक अगर हम करें तो एक एम्बिगुइटी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे वर्डिंग यूज की गई है इमीडिएटली प्रिसीडिंग पीरियड, जबकि लास्ट में अगर हम रेफरेंस देखें सेक्शन 2 का रेफरेंस दिया जा रहा है जिसमें टीयर 1 कैटेगरी की जो डेफिनेशन है एफबीआर वो बताता है 43A, इसके क्लॉज जी में अगर आप आए तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो टैक्स अप्लाई होगा ये 12 महीनों की कैलकुलेशन पे अप्लाई होगा, ना कि एक महीने की। A retailer whose deductible withholding tax under these sections ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 कंजेक्टिव मंथ्स। अब यहाँ पे जो मेन एक लॉ है जो सेल्स टैक्स एक्ट है जिसके आगे बाकी सारे रूल्स गवर्न होते हैं उसमें 12 माह का पीरियड दिया जा रहा है, जबकि एक एसआरओ जो एफबीआर इशू कर रहा है उसमें एक सिंगल मंथ की बात की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है या क्लैरिटी नहीं दी जा रही। यहाँ पे जो मेन लॉ है वो 12 माह का विंडो बता रहा है और जो एसआरओ है वो एक महीने की टाइम पीरियड बता रहा है, तो इसके अंदर एक गलती है क्योंकि एक महीने के अंदर 10 करोड़ का बिजनेस करना, ये आप अगर इसको देखें तो बहुत कम रिटेलर्स होंगे एंड जो बिजनेसमैन होंगे जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो एक महीने में 10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। उस कैटेगरी में बहुत कम लोग आएंगे जो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, एक कह लें कि मीडियोकर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो इस टैक्स नेट से फिर वापस निकल जाएंगे, वो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम 12 माह की विंडो देखें तो 12 महीनों का मतलब है कि 10 करोड़ अगर आपने पूरे साल में करना है, एवरेज आपने 80 या 85 लाख का बिजनेस किया है एक महीने के अंदर पिछले 12 महीनों में, तो फिर आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, जो कि एक रियलिस्टिक अप्रोच लगती है। इससे प्रीवियस जो एसआरओ था इससे रिलेटेड 2023 में इशू किया गया था, इसमें चैप्टर 14 AA का रेफरेंस दिया गया। अभी जो चैप्टर है इसको एफबीआर ने खत्म कर दिया है एसआरओ 69 से 2025 जनवरी में। तो इसका मतलब है कि ये जो एसआरओ था जिसमें लिमिट बताई गई थी 1 लाख रुपए की, ये खत्म हो गई थी। अब इसको तकरीबन 9 माह गुजरने के बाद एफबीआई को रियलाइज हुआ कि ये जो लिमिट मैंने खत्म कर दी है, अब लॉ में कहीं क्लैरिटी अवेलेबल नहीं है कि मैं किस बेसिस के ऊपर लोगों को टैक्स करूंगा। उसलिए नया एसआर इशू किया गया और इसके अंदर एक गलती कर दी गई कि इसमें सिंगल मंथ का मेंशन कर दिया, जबकि पीरियड लॉ के लैंग्वेज में एक महीने को कहते हैं। एफबीआई को चाहिए कि इस पर क्लैरिफिकेशन इशू करे। इसमें ऑलरेडी कुछ लॉयर्स ने एफबीआई को लेटर इशू किए हैं जिसमें ये गलती हाईलाइट की गई है और उम्मीद की जा रही है कि इस एसआरओ को जल्द ही रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, जिसमें पीरियड के वर्ड को 12 मंथ से रिप्लेस करके इस एसआरओ को बेहतर कर दिया जाएगा। तो ये एक लिमिट है, अगर आप एक नॉन फाइनल कैटेगरी में फॉल करें तो फिर आपके लिए लिमिट बहुत थोड़ी है, बेहतर आप इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करें और इस लिमिट के अंदर रहते हुए अगर आप काम करते हो तो फिर आपके ऊपर डिजिटल इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। ये रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग पीओएस इंटीग्रेशन और डिजिटल इनवॉइसिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को डिस्कशन के अपने